हेलो मनी नाइन। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और शाम को 4 बजे हर दिन आपसे लाइव जुड़ती हूं अपने इस खास शो हेलो मनी नाइन के साथ, जिसमें हम सोमवार से लेकर के शुक्रवार अलग अलग फाइनेंशियल प्लानिंग के एस्पेक्ट्स पर बात करते हैं। सोमवार को बात होती है टैक्स की, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे अगर आप अपना घर खरीदते हैं तो आपको उस होम लोन पर टैक्स की छूट मिलती है। वैसे भी हम क्या देख रहे हैं कि देश में घरों की बिक्री लगातार बढ़ रही है। सारे रिपोर्ट्स यही बता रहे हैं कि अब लोग अपना घर खूब खरीद रहे हैं, इसलिए रियल एस्टेट बाजार भी काफी हीटेड अप है। लेकिन लोग क्या करते हैं, जब लंबी अवधि का कर्ज लेकर के घर खरीदते हैं, क्योंकि हो सकता है एक साथ इतने पैसे घर की कीमत के नहीं हो, यानी होम लोन की मदद लेते हैं। तो होम लोन आपको अपने ड्रीम होम तक तो पहुंचाता है ही, लेकिन टैक्स बचाने में भी मदद करता है। लेकिन ध्यान रहे, बहुत सारे नियम है जिसका आपको इसका ख्याल रखना होगा। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 खत्म हो रहा है। आपने अगर इस फाइनेंशियल ईयर में होम लोन लिया है या ऑनगोइंग होम लोन चल रहा है तो आपका टैक्स कैसे बचेगा। और जो लोग नए साल में, नए फाइनेंशियल ईयर में, यानी 1 अप्रैल से शुरू होने वाले फाइनेंशियल ईयर में अगर अपना घर खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके घर की प्लानिंग के साथ साथ आपकी टैक्स की प्लानिंग भी कैसे जुड़ी है, आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। और हमारे सवालों का जवाब देने के लिए जुड़ रहे हैं मेरे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट राज चावला जी। थैंक यू सो मच चावला सर, आपने वक्त निकाला मनी नाइन के लिए, शुक्रिया, बहुत स्वागत है आपका। और जो लोग खुद राज सर से सवाल पूछना चाहते हैं, मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि आप बिल्कुल अभी अगर शो देख रहे हैं अभी पूछिए अपने सवाल। और कैसे भेज सकते हैं आप सवाल, 3 तरीके हैं। पहला तरीका कि व्हाट्सएप कीजिए 9311211874 पर। दूसरा तरीका है कि आप हमें ईमेल कर सकते हैं money9query@tv9.com पर। तीसरा तरीका है लाइव, अगर आप हमें देख रहे हैं YouTube पर तो देखिए टॉप चैट बॉक्स एक नजर आ रहा है, यहां पर जाकर के आप अपने क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं। आज हमारा टॉपिक है होम लोन, आपका टैक्स बचाने में कैसे आपकी मदद करता है, किन बातों का ध्यान रखें, कब कब मिलती है ये छूट और कब नहीं मिलती है। खासतौर पर जॉइंट होम लोन पर भी मैं फोकस करने वाली हूं। लेकिन सबसे पहले तो बेसिक सवाल ये कि होम लोन आप ले रहे हैं, घर खरीदते हैं होम लोन के साथ, ईएमआई चुका रहे हैं, इनकम टैक्स छूट आपको कैसे मिलती है। राज सर, सबसे पहले तो जो बेसिक नियम है वो बता दीजिए। सेक्शन 24 के तहत छूट मिलेगी अगर मैं ईएमआई चुका रही हूँ और इंटरेस्ट पेमेंट कर रही हूँ, राइट? तो समझाइए इसके लिए क्या कुछ होना चाहिए, आपको क्या ध्यान रखना है इसमें, इस छूट को पाने के लिए सेक्शन 24। थैंक यू प्रियंका जी। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसको खरीदने के लिए आपने होम लोन लिया है या कहीं और किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई पैसा आपने ब्याज पे लिया है, तो जब भी आप 31 मार्च का अपना स्टेटमेंट बनाए तो उसको 2 भागों में बांटना। हमारे बैंक जो मैनेजर होता है वो भी हमें दो उसको पार्ट कर देता है कि जो मेरी इंस्टॉलमेंट है उसके 2 पार्ट है, एक है प्रिंसिपल रीपेमेंट और दूसरा है मेरा इंटरेस्ट का पेमेंट। जो मेरी प्रिंसिपल रीपेमेंट है उसको मैं सेक्शन 80C, जिस सेक्शन के अंदर मैं LIC, PPF, FDR की छूट लेता हूं, उसी सेक्शन के अंदर अप टू 1.5 लाख, यानी कि टोटल कुल मिला के 1.5 लाख ही वो सीमा रहेगी, मैं उस प्रिंसिपल अमाउंट को वहां पे क्लेम कर सकता हूं। और रही मेरे ब्याज की बात, मेरे ब्याज की छूट मिलती है मुझे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की सेक्शन 24B के तहत। सेक्शन 24B कहती है कि यदि आपने कोई मकान जो है खरीदा है और उसको खरीदने के लिए आपने किसी बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लिया है, तो आप 2 लाख रुपए तक अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है और यदि आपने वो मकान किराए पे दिया हुआ है, तब आपका जितना भी टोटल आपने इंटरेस्ट पे किया है उसकी छूट आप क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 24B के तहत। ओके सर, तो सर ने समझाया कि आपको सेक्शन 80C के तहत आपके जो होम लोन का प्रिंसिपल है उस राशि पर आप छूट ले पाएंगे। लेकिन ध्यान रहे 80C की जो आउटर लिमिट है 1.5 लाख, जिसमें हो सकता है अगर आप इंश्योरेंस का प्रीमियम दे रहे होंगे, आप PPF जैसा निवेश करेंगे तो वो सब इंक्लूडेड होता है, तो वो बहुत सारी चीज़ों में बढ़ जाता है। लेकिन जो एक्सक्लूसिव छूट है वो है इनकम टैक्स की सेक्शन 24B के तहत जो आपको इंटरेस्ट पेमेंट पर मिलती है। सर इसकी लिमिट है 2 लाख अभी, राइट? जी
2 लाख तक के ब्याज पर आप यहाँ पर स्ट्रेट छूट ले लेते हैं। राज सर, अगर कोई मकान बनाने के लिए बैंक से मतलब होम कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लेते हैं, अभी मैं बात करती हूँ होम लोन की, जहाँ हम देखते हैं कि रेडी टू मूव इन घर ले रहे हैं या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन है, थोड़े दिन में उनको हैंड ओवर मिल जाएगा, लेकिन अगर कोई लोन लेकर के अपना घर खुद बना रहा है तो इस तरह के लोन पर भी टैक्स छूट मिलेगी? बिल्कुल, लेकिन उसकी शर्त ये होती है कि जो आपका वो घर बना है वो विद इन 5 ईयर बन गया। ये नहीं कि 10 साल तक आप बना रहे हैं, 5 साल से अगर ज्यादा हो जाता है तब वो हमें जो छूट है वो 50,000 रुपीज की मिलती है। लेकिन यदि आपका विद इन 5 ईयर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है, उस केस में आपको पूरी छूट मिलती है। मकान अगर आप अपने पर्सनल पर्पज के लिए यूज करेंगे तब आपको 2 लाख रुपए की छूट है। यदि आपने उसको रेंटेड आउट कर दिया है तब आपको जो टोटल आपने इंटरेस्ट पे किया है उस होम लोन के ऊपर, उसकी छूट आपको मिल जाएगी। अब होम लोन कई बार हम देखते हैं वर्किंग कपल हैं तो हस्बैंड और वाइफ दोनों एक जॉइंट होम लोन लेते हैं। अब क्या दोनों को ही डिडक्शन मिल सकता है? इसके क्या रूल है? क्या दोनों ही फिर एटीसी के तहत 2 लाख जो है वो मियाँ बीवी जो है मतलब 4 लाख कुल छूट डिडक्शन ले पाएंगे क्या? इसके क्या नियम होते हैं अगर आप एक जॉइंट होम लोन लेते हैं? बिल्कुल, दोनों को मिलेगी। सेक्शन 80C के तहत भी दोनों को छूट मिलेगी और सेक्शन 24B के तहत भी दोनों को ही छूट मिलेगी। ओके, तो इसमें अगर कुछ अगर नियम है क्या? अगर मान लीजिए सिर्फ हस्बैंड ही लोन को पे कर रहे हो और वाइफ बस को बोरोअर हो, तब भी दोनों ले पाएंगे छूट? नहीं नहीं, अगर आपने पे किया है, क्योंकि दोनों छूट पेमेंट बेसिस पे मिलती हैं। ओके। मान लीजिए हस्बैंड वाइफ दोनों के नाम है, आजकल लोग अपनी वाइफ के नाम में इसलिए लेना चाहते हैं कि स्टैंप ड्यूटी की डिडक्शन मिलती है। अगर फीमेल सिर्फ कोई भी घर रजिस्ट्री होती है तो 4% का टैक्स लगता है, और अगर मेल के नाम में है तो 6% है, जॉइंट नेम है तो 5% रजिस्ट्री का खर्चा होता है। तो कुछ लोग खर्चा बचाने के पर्पज से कह लीजिए, या अपनी वाइफ को खुश करने के लिए, उसको सिक्योरिटी फील कराने के लिए उनका नाम जॉइंट में रख लेते हैं। ठीक है, लेकिन शर्त यहाँ पे छूट की ये होगी कि जो पेमेंट हुआ है उस पेमेंट के प्रोपोर्शन से मिलेगी। ये नहीं कि हस्बैंड ने पेमेंट किया और वाइफ छूट क्लेम कर ले। नो, पेमेंट आपके अकाउंट से होनी चाहिए। सो दोनों को को ओनर होना और को बोरोअर होना जरूरी होगा, राइट? और बिल्कुल पेमेंट बिल्कुल करना, पेमेंट के हिसाब से मिलने वाली है छूट। बिल्कुल। को बोरोवर बनने का भी फायदा होता है, क्योंकि जब बैंक आपको होम लोन देता है तो जितनी आपकी इनकम होती है और आपके को एप्लीकेंट को जोड़ के उसका वो एक उनका पर्टिकुलर परसेंटेज होता है आपकी एनुअल इनकम का, 5 टाइम या जो भी उनके हिसाब हैं उस हिसाब से होता है। तो अगर आपने जो लोन लिया है वो एज ए को ओनर लिया है, ओके। घर मकान होना अकेले के नाम में जरूरी नहीं है। जो लोन लिया है वहां पे भी आपकी बोरोइंग जो है को होनी चाहिए, और दोनों ने ही पेमेंट किया हो, तब दोनों को छूट मिलेगी और दोनों सेक्शन में मिलेगी। ओके, सो 3 चीजें जो फॉलो करनी होगी राज सर, अगर मैं कुछ गलत कहूँ तो बताइएगा। दोनों को ओनर होना चाहिए उस प्रॉपर्टी का, ठीक है ये? जी, और दोनों को बोरोअर होने चाहिए और दोनों उस लोन को पे कर रहे हो, यानी उनके पास ये साबित करने के लिए कि भाई ईएमआई दोनों दे रहे हैं अलग अलग अपने अपने अकाउंट से, तभी आप सेक्शन 24B की भी छूट ले पाएंगे और सेक्शन 80C की भी दोनों ले पाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ महज हस्बैंड और वाइफ को बोरोअर हैं और घर के जो मालिक है वो साथ में भी हैं, लेकिन अगर पेमेंट वाइफ नहीं कर रही है ना, तो ये छूट नहीं मिलेगी। तो प्लीज़ अगर आप जॉइंट होम लोन ले रहे हैं तो बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए दोनों की। राज सर, कई बार लोग फैमिली या दोस्तों से पैसे लेकर घर खरीदते हैं, क्या ऐसे लोगों को भी ये सेक्शन 80C और सेक्शन 24B के तहत प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पर डिडक्शन क्लेम करने की छूट है? बिल्कुल, क्योंकि वहां पे बात होती है हाउसिंग लोन की। अब आपने हाउसिंग लोन कहाँ से लिया है आपको जस्टिफाई करना पड़ता है। ये जरूरी नहीं कि मैंने बैंक से लिया, मैं एनबीएफसी कंपनी से भी ले सकता हूँ, मैं किसी प्राइवेट कंपनी से भी ले सकता हूँ, मैं अपने एम्प्लॉयर से भी ले सकता हूँ, मैं अपने दोस्त से भी ले सकता हूँ। यदि मैंने उससे लोन लिया है प्रॉपर और प्रॉपर मैं उसकी रीपेमेंट कर रहा हूँ और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे कर रहा हूँ, यदि मैं जस्टिफाइड कर दूं, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि मुझे अपने असेसिंग ऑफिसर को जस्टिफाई करना होगा कि मैंने होम लोन इस मकान को खरीदने के लिए लिया था और उसको मैं उसी हिसाब से पे कर रहा हूँ, तो आपको छूट मिलेगी। ओके, सो ये एक क्लैरिटी यहाँ पर कि अगर आप अपने फैमिली फ्रेंड से भी लोन ले रहे हैं, बस आपको साबित करना कि आप ले रहे हैं और आप उन्हें ब्याज अदा कर रहे हो। ऐसा नहीं हो कि आप उन्हें ब्याज नहीं दे रहे हो और आप यहाँ पर सेक्शन 24B की छूट ले रहे हो।
अच्छा, कई बार क्या होता है, ज़्यादातर लोग नौकरी के चक्कर में बड़े शहरों में रहते हैं, लेकिन वो घर अपने होम टाउन में उन्होंने खरीदा हुआ है। क्या ऐसे में हाउस रेंट अलायंस अगर उन्हें मिल रहा है, अब उनकी सैलरी में एचआरए का एक पोर्शन है, तो ऐसा हो सकता है कि होम टाउन में घर है जिसका वो होम लोन का वो ईएमआई दे रहे होंगे और यहाँ पर एचआरए, ये दोनों एक साथ क्लेम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बशर्ते कि आपने जो वो हाउस है वो किसी अपने रिलेटिव को नहीं दिया हुआ है बिना रेंट के। आपका होना चाहिए, क्योंकि आप दूसरे शहर में रह रहे हैं। और इसकी एक ये भी शर्त होती है कि जहां पे आप जॉब कर रहे हैं, आपने जो एचआरए क्लेम करने के लिए जो रेंट पे किया है वो उसी शहर में हो। आप जस्टिफाई कर सके, देखो मेरे को एम्प्लॉयर ने मुझे हाउस रेंट अलाउंस दिया है जिसको मैंने अपना रहने के लिए खर्च किया, और मैंने जो होम लोन लिया हुआ है वो मैंने अपनी एक परमानेंट एसेट बनाने के लिए, मेरे को कल को रिटायरमेंट के बाद अपना घर चाहिए था, उसके लिए लिया हुआ है, तो उसके इंटरेस्ट की छूट भी हमें मिलेगी। ठीक है, तो एचआरए आप क्लेम कर सकते हैं और साथ ही साथ होम लोन के इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पर भी आप छूट ले सकते हैं। अगर मान बिल्कुल। लीजिए किसी ने होम लोन लेकर घर खरीदा, आपने भी किराए की बात की, और उस घर को किराए पर उठा दिया हो, तो वो इंटरेस्ट पर कितना डिडक्शन क्लेम कर सकता है? इसके लिए सेक्शन 24 भी काम करेगा या किसी और सेक्शन में क्लेम करना होगा? यानी अपना घर है, खरीदा है और उस पर वो होम लोन चुका रहे होंगे, लेकिन उस घर को उन्होंने किराए पर दे दिया है। देखिए सेक्शन 80 है जहां पे आपको 50,000 रुपीज तक का एक लोन का इंटरेस्ट की छूट मिलती है। लेकिन जब हम अपना कोई हाउस लेके और उसको किराए पे दे देते हैं, तब सेक्शन 24B मुझे पूरे के पूरे जो ब्याज दिया है वो पूरी की पूरी डिडक्शन देती है। उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है 2 लाख रुपए वाली। ओके, फाइन। और अगर हम देखते हैं कि लोग अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी भी खरीद रहे हैं, तो होम लोन के नियम अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को जब आप खरीदते हैं तो फिर क्या है, आप उसमें हो सकता है अभी आप रह नहीं रहे हो, आपको 2 साल के बाद वो घर मिलेगा, आप तब भी क्या डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे? उसका नियम अलग है प्रियंका जी। वो ये कहते हैं कि जो आपने पोजेशन लेने से पहले का जो ब्याज दिया है उसको आप 5 साल में डिवाइड करके क्लेम कर सकते हैं। ये नहीं कि एक ही साल में क्लेम कर लें, क्योंकि जब तक आपके पास पोजीशन नहीं था तो आपको उसके रेंटल का, उसके जो ब्याज दिया है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन आप उसे एक्यूमुलेट करके आने वाले 5 साल में इक्वली डिवाइड करके उसका डिडक्शन भी आप क्लेम कर सकते हैं। तो यानी जब पोजेशन मिलेगा क्या तभी डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे? नेचुरली पोजेशन के बाद ही छूट मिलती है, चाहे वो सेक्शन 80C की है, वो भी पोजेशन के बाद वो बोलते हैं। सेक्शन 80C और 24B भी ये कहती है, क्योंकि जो आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड कब होगी? जब मैं उसमें रहूंगा। ओके। अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है तो अभी मैं, मुझे ब्याज की छूट मिलेगी, लेकिन आने वाले टाइम में फ्यूचर में उसको प्रोपोर्शनेट करके मिलेगी। सर, अभी क्या होता है, हम देख रहे हैं कई बार बिल्डर जो है आधा प्रोजेक्ट कंप्लीट करके आपको फिटमेंट के नाम पर घर दे देते हैं, जिसकी ना ओसी हुई है ना रजिस्ट्रेशन हुई है, और ऐसे कई सोसाइटीज़ में लोग रह रहे हैं। तो अगर फिटमेंट के नाम पर उनको पोजेशन दे दिया है, वो जाके उस घर में रहने लगे हैं, और उनका अगर होम लोन चल रहा है, तो उसकी ईएमआई पर क्या ब्याज और प्रिंसिपल पर छूट वो क्लेम कर पाएंगे? टेक्निकली फिल तो कर सकते हैं अगर उन्होंने इस तरह का सर्टिफिकेट ले लिया है और जस्टिफाइड कर दें, क्योंकि सारी जो डिस्प्यूट्स आते हैं ये असेसिंग ऑफिसर के और एसएससी के बीच में आते हैं, कि वो असेसिंग ऑफिसर कहता है कि क्या आप वहां रह रहे थे, वो होता नहीं। और आजकल तो वैसे ही फेसलेस असेसमेंट है, तो बड़ा मुश्किल होता है जस्टिफाई कर पाना। जब तक फिजिकल होता था हम जाके वहां पे उनको जस्टिफाई थोड़ा और अच्छे से कर सकते थे, लेकिन अब थोड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आप जस्टिफाइड कर दें, देखिए जी मैं वहां पे रह रहा था, सोसाइटी की अभी आधी सोसाइटी नहीं बनी, लेकिन मेरा ब्लॉक बन गया था जिस ब्लॉक में मेरा फ्लैट है, तो तब उसको छूट क्लेम कर सकता है। अच्छा, अगर किसी व्यक्ति के पास एक से ज्यादा होम लोन है, उन्होंने 2 प्रॉपर्टी खरीदी है, दोनों ही लोन पर खरीदी है, तो क्या 2 होम लोन की ईएमआई पर टैक्स छूट मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। अब इनकम टैक्स, पहले इनकम टैक्स में होता था, इवन हमारे यहाँ जो एक सेक्शन 54 है जो कैपिटल गेन में भी हम यूज करते हैं, पहले वो कहता था कि आपके पास एक ही मकान होना चाहिए। अब वो कहता है कि आपके पास एक के साथ एक और हो सकता है, यानी कि हम 2 घर भी ले सकते हैं सेक्शन 54 की छूट लेने के लिए, लेकिन लिमिट हमारी वही रहेगी जो सेक्शन 80C में मैंने बताया कि 1.5 लाख रुपीज है,
और सेक्शन 24B में मैंने बताया कि 2 लाख रुपया लिमिट है, मेरी मैक्सिमम लिमिट वही रहेगी। उसमें दो घरों का भी लोन मेरा एडजस्ट हो सकता है। ओके, सो 2 लोन एडजस्ट हो सकते हैं, लेकिन जो अपर लिमिट है, जो कैपिंग है, उस नियम के तहत इंटरेस्ट पर 2 लाख तक की आप डिडक्शन ले पाएंगे। ये नहीं कि आप मान लीजिए 3.5 लाख या 4 लाख की डिडक्शन नहीं उसमें ले पाएंगे। 2 लाख अपर लिमिट है। सिमिलरली 80C में भी 1.5 लाख तक में आप जो पैसा कवर हो जाए उतनी छूट आप ले पाएंगे। अगर 2 होम लोन है आपके पास, छूट मिलेगी, पर लिमिट जो है उस नियम के तहत जो है उसके अनुसार मिलेगी। अच्छा राज सर, अगर कोई घर खरीदता है और कुछ साल के बाद उसे बेच देता है, तो क्या टैक्स डिडक्शन रिवर्सल का भी कोई क्लॉज है? बिल्कुल, इसमें हमारे यहाँ नियम ये है कि आपने मान लीजिए कोई घर खरीदा और वो जो खरीदा था वो सेक्शन 54 की छूट लेके खरीदा था। ओके, मैं आपको इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूं। मान लीजिए आपके पास कोई पुरानी प्रॉपर्टी है, आपने उसे बेचा। अब बेचने के बाद आपके पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहली ऑप्शन ये है कि आप उस पर कैपिटल गेन कैलकुलेट कर लीजिए। कैपिटल गेन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जो मेरा सेल प्राइस है, सेल प्राइस माइनस जो मेरा पुराना परचेज प्राइस था, उसको मैं एक इंडेक्स से इन्फ्लेट कर लेता हूं। तो जो बचा, या तो मैं उसके ऊपर सीधा सीधा 20% टैक्स दे दूं। दूसरा होता है कि मैं 50 लाख रुपीस तक गवर्नमेंट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड होते हैं, मैं वहां पे इन्वेस्ट करके उसको 3 साल के लिए ब्लॉक कर दूं। और तीसरा होता है कि मैं उस पैसे से कोई नया घर खरीद लूं टैक्स बचाने के लिए। तो यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट बहुत अच्छे से कहता है कि जो आपने टैक्स बचाने के लिए घर खरीदा है, यदि आपको उसको 3 साल से पहले बेच देंगे तो आपका जो कैपिटल गेन हुआ था वो पूरा का पूरा कैपिटल गेन के ऊपर आपको टैक्स देना होगा। ठीक है, तो ये सेक्शन 54, यानी आपने घर बेचा, उस पैसे से आप जब घर खरीद रहे हैं या किसी कैपिटल गेन से। लेकिन अगर एक रेडी टू मूव इन फ्लैट कोई इंडिविजुअल लेता है, वहां जाके रहता है, 3-4 साल के बाद फिर वो उसे बेच देता है, उस केस में तो ये नियम लागू नहीं होगा। ये सिर्फ है जब आप गेन्स का इस्तेमाल सेक्शन 54 के तहत आप जब ले रहे हैं, तो 3 साल तक लॉक इन, एक मान लीजिए कि आपको उसमें रहना है। 3 साल का नियम ये होता है। इसको एक्चुअल में क्या है कि हमारे यहाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 2 तरह के कैपिटल गेन होते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो एक तरह से मान लीजिए जैसे आपकी रेगुलर इनकम है। मान लीजिए मैंने 50 लाख का मकान खरीदा था, 80 लाख रुपए का बेच दिया, 3 साल से पहले बेच दिया, तो मुझे उसके ऊपर सीधा सीधा 30 लाख के रुपीस मेरी इनकम हो गई, वो मेरी टोटल इनकम में जुड़ जाएगी। और यदि मैंने 3 साल के बाद बेचा और 3 साल के बाद बेचा, तो मुझे एक तो परचेज प्राइस पे इन्फ्लेशन इंडेक्स का बेनिफिट मिल जाता है। राइट। बावजूद उसके अगर मेरा उसके ऊपर प्रॉफिट बचता है, उसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जैसे मैंने आपको बताया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे या तो मैं टैक्स दे दूं 20% का, या मैं उसको कैपिटल बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दूं, या फिर मैं उससे घर खरीद लूं। तो जो मैंने घर खरीदा उसको मैं अगर 3 साल से पहले बेचूंगा तब ये नियम लगता है। लेकिन उसको खरीदने में एक और मैं आपको पेज की बात बता देता हूं। यदि आपने 1 साल पहले भी कोई मकान खरीदा था तो उसकी छूट भी मिलती है, और खरीदने के लिए आपको 2 साल का पीरियड मिलता है, लेकिन उस पैसे को आपको अपने कैपिटल गेन अकाउंट में रखना होता है। और यदि कंस्ट्रक्ट किया है तब विद इन 3 ईयर करना है आपको। यानी कि जब आपने पुराना मकान बेचा, उस पुराने मकान के सेल्स कंसिडरेशन को आपको बैंक में एक स्पेशल अकाउंट खुलाना है कि कैपिटल गेन अकाउंट में रख दीजिए। और यदि आपने 1 साल पहले भी कोई मकान खरीदा है तो उसकी भी छूट मिल जाती है, छूट ले पाएंगे। कोई आपको नया लेने की जरूरत नहीं, पुराने की भी छूट मिल जाएगी। है कि आपने पुराना घर भी खरीदा, आप दिखा सकते हैं कि भाई हमने इसी पैसे का जो है वहां पे आपने इस्तेमाल किया, और 2 साल का वक्त रहता है कि 2 साल के अंदर आप उसे खरीद सकते हैं। ऑलराइट, एक सवाल मैं श्याम सुंदर गुप्ता जी का लेना चाहूंगी, क्योंकि जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उससे ही जुड़ा हुआ है। श्याम सुंदर जी पूछ रहे हैं कि स्टैंडर्ड डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन और रेंटल इनकम, ये क्या नई टैक्स रिजीम में अवेलेबल है या नहीं है? बेसिकली क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन वो ले सकते हैं रेंटल इनकम पर नई टैक्स रिजीम के तहत? बिल्कुल, स्टैंडर्ड डिडक्शन जब ओरिजिनली 3 साल पहले ये नई रिजीम आई थी तब नहीं दी थी, लेकिन चूंकि सरकार का एक सैलरी एम्प्लॉय के प्रति एक सहानुभूति होती है, तो सरकार ने बाद में जो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 रुपीस की, इसको अलाउ कर दिया। ऑन योर रेंटल इनकम, हम यहाँ होम लोन लिख रहे हैं, लेकिन ये रेंटल इनकम पर रेंटल वाली है 30%। हाँ, इसके ऊपर प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम जो पुरानी वाली थी
वो डिडक्शंस के ऊपर थी जो सेक्शन 80C से 80U तक होती हैं। ओके, यानी कि 80C जैसे LIC की हो गई, ये 80D सब आपको नई मेडिक्लेम हो टैक्स गई, रेजिम में नहीं मिल रही है, लेकिन नहीं रेंटल मिली। इनकम जो है उस पर इनको मिलेगी छूट। हाँ, जी। ओके, चलिए एक और हिस्सा है कि क्या अगर हाउसिंग लोन के ईएमआई में कुछ नॉन पेमेंट की वजह से अगर पीनल इंटरेस्ट देना पड़ा है, तो क्या ये भी डिडक्शन के तौर पर क्लेम कर पाएंगे? पैनल इंटरेस्ट की छूट नहीं मिलती, पैनल इंटरेस्ट के ऊपर कोई छूट नहीं मिलती। और जो है ये आपको डिसअलाउ, जितने भी पैनल है, क्या कि गवर्नमेंट चाहती है कि हर चीज टाइम से हो, पैनल इंटरेस्ट की हमें छूट नहीं मिलती। ओके, सो पीनल इंटरेस्ट नहीं होगा श्याम सुंदर जी, लेकिन हाँ, आपने पूछा था कि रेंटल इनकम पर जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो आपको ज़रूर मिल जाएगा। एक और खबर जो हम देख रहे थे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो टैक्स पेयर्स के फिनेंशियल लेन देन को क्लोजली वॉच कर रहा है। टैक्स पेयर्स को ईमेल और मैसेज भेजे जा रहे हैं कि भाई उन्होंने जो एडवांस टैक्स जमा किया है और जो उनकी फिनेंशियल लेन देन है वो मैच नहीं कर रही है। ये मैसेज क्यों भेजा जा रहा है, किन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को स्कैन कर रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, राज सर? प्रियंका जी, पहले क्या हो रहा था, लोग 20-20 लाख की, 25-25 लाख की गाड़ियां खरीदते थे, विदेशी दौरे करके आते थे, म्यूचुअल फंड खरीदते थे, बड़ी बड़ी इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीदते थे, और ITR भरते नहीं थे, या भरते थे तो छोटी 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए की रिटर्न भर दी। अब गवर्नमेंट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए अपने पूरे सिस्टम को IT अनेबल्ड बना दिया है। आज की डेट में हमारे यहाँ, आपने सुना होगा, आप रिटर्न भरते हैं, 26AS डाउनलोड किया जाता है रिटर्न भरने से पहले, ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कहाँ आपका TDS कटा है, कितना आपने एडवांस टैक्स पे किया है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट के पास एक और बहुत अच्छा टूल आ गया है, उसका नाम है AIR। ये होता है एनुअल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। यदि आपने 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा की कोई गाड़ी खरीदी है, तो आज आपको 100 रुपए के बदले 101 रुपए देने होते हैं, क्योंकि जो जहां से आपने गाड़ी खरीदी है वो 1% आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, वो आपको इनकम, एडवांस इनकम टैक्स के रूप में उसे बोलते हैं TCS, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये हो गया। नंबर 2, अगर आप बैंक में 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा की FDR बनाते हैं, तो बैंक वाले की ड्यूटी है कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करता है। आप 5 लाख रुपए या उससे ज्यादा के शेयर खरीदते हैं, तो आपको तब शेयर वाला जो ब्रोकर है उसको इन्फॉर्म करना होता है। तो आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, इवन आप पिज्जा भी खरीदते हैं और पिज्जा आपने ऑनलाइन मोबाइल ऐप के थ्रू मंगा लिया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये मालूम होगा कि आप पिज्जा खाते हैं और इतनी बार आपने पिज्जा मंगाया। हम लोग कई बार पॉइंट्स लेने के चक्कर में सारी शॉपिंग ऑनलाइन कर लेते हैं, और रिटर्न दिखाते हैं हम अपनी 5 लाख रुपए की, 7 लाख रुपए की, और पता लगा शॉपिंग आपने साल भर में की है 10 लाख की, 20 लाख की, विदेशी दौरे कर लिया आपने, तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो आजकल राइट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन सारी इंफॉर्मेशन को कंपाइल करके फिर आपको नोटिस देता है कि भाई साहब अब आके जस्टिफाई कीजिए कि आपने इनकम इतने की दिखाई है, खर्चे इतने किए, ये कहां से किया आपने। राइट। तो ये जो एडवांस टैक्स है वो जो भरा है लोगों ने, और वहां पर सवाल उठ रहे हैं कि भाई आपके कार्ड के डिटेल्स, आपके कुछ अगर फॉरेन ट्रिप आपने ली या फिर आपका निवेश, सभी कुछ तो पैन कार्ड से जुड़ा हुआ है, तो सबकी खबर इनकम टैक्स को पड़ रही है। तो ये एडवांस टैक्स जो होता है ये कब कब भरना होता है, किन लोगों को भरना होता है, राज सर इस पर भी थोड़ा सा आप हमें बताएं। बिल्कुल। अगर आपकी जो टोटल टैक्स लायबिलिटी है पूरे साल की, वो 10,000 रुपए से ज्यादा है, हम्म। उस केस में कंपनी को तो 4 बार देना है, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। 30%, 30%, 30% और 100%। लेकिन अगर कोई अदर देन कॉर्पोरेट है, तब उस केस में जून की किस्त उसको नहीं होती, सिर्फ 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। 30%, 30%, 30%। ओके, तो 10% का वेरिएशन इंडिविजुअल को अलाउड है, लेकिन कंपनी से एक्सपेक्ट किया जाता है कि अपनी एस्टिमेटेड इनकम का आपको 100% टैक्स एडवांस के रूप में जमा कराना है। अगर किसी इंडिविजुअल ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए कम एडवांस टैक्स भरा है, तो वो अब अपनी टैक्स लाइबिलिटी को कैलकुलेट करके सही एडवांस टैक्स कैसे भर सकता है और कब तक भरना होगा? लास्ट डेट क्या ये जो आपने कहा 15 4 तारीख बताई वही है, या उसके बाद जैसे जिन्हें मैसेजेस जा रहे हैं उन्हें कब तक भरना है? उनको, प्रियंका जी, जब अपनी आप ITR भरते हैं, ITR में आपकी टैक्स की कैलकुलेशन हो जाती है। इसके अलावा हमारे यहाँ एक सेक्शन दी हुई है, सेक्शन 234ABC।
ओके। ये 3 सेक्शन में हमें ब्याज लगता है, लेट फाइलिंग की फीस लगती है। तो वो उस टाइम पे डेज के हिसाब से कैलकुलेट करके मंथली कंपाउंडेड करके उसको, और उस तरह से उस पर ब्याज लगाया जाता है। ये आप जब रिटर्न भरेंगे तब भी पे कर सकते हैं, लेकिन उस समय पे आपको वो ज्यादा रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा पड़ता है। इसलिए एडवाइजरी यही होती है हम लोगों की कि आप अपना एडवांस टैक्स टाइम से जमा करें, ताकि आपको इंटरेस्ट का पेमेंट ना करना पड़े। ओके, ये बताइए कि एडवांस टैक्स में अगर इस तरह के जो मिसमैच के ईमेल और संदेश भेजे जा रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, किस तरह का एक्शन ले सकता है डिपार्टमेंट? नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो इंटरेस्ट ही वसूल सकता है, और तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। या आपको नोटिस भेज देगा, आपका ओके। केस रीओपन कर देगा। सेक्शन 148 होती है हमारे यहाँ। अगर मान लीजिए पुराने साल का है, तब तो आपका केस रीओपन हो जाएगा 148 में। तो आपसे जवाब मांगा जाएगा कि आपने रिटर्न इतने की फाइल की थी, जबकि आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उससे कई गुना ज्यादा है, तो प्लीज जस्टिफाई कीजिए। और यदि आपका एडवांस है, मान लीजिए आप इस साल की ट्रांजेक्शन है, एडवांस चेक जमा नहीं किया आपने, तब आपको ब्याज देना पड़ेगा। तब लेकिन ब्याज जो है नॉर्मल इंटरेस्ट से आपको डबल ट्रिपल देना पड़ता है, ओके, 3 सेक्शन में देना यही पड़ता है। पीनल इंटरेस्ट हो गया, कुछ फाइन यही नहीं है पेनल पर इंटरेस्ट। आपको ब्याज जो है वो आपको ज्यादा देना पड़ता है। ओके। जी जी ओके फाइन, जी। चलिए। तो कुछ लाइव क्वेश्चन और आ रहे हैं, हम ये आप तक लेकर आते हैं, लेकिन उससे पहले जो व्हाट्सएप का एक सवाल मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, जो हम अभी होम लोन की बात कर रहे थे, रचित का सवाल लेते हैं। इनका होम लोन अगस्त 2020 में डिसबर्स हुआ था, तब से सेक्शन 80C और सेक्शन 24B के तहत डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं। जानकारी नहीं होने की वजह से सेक्शन 80EA का क्लेम नहीं कर रहे थे। क्या फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से सेक्शन 24B के साथ साथ वो सेक्शन 80EA में इंटरेस्ट डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं? और अगर क्लेम कर सकते हैं तो इसके लिए इन्हें क्या करना होगा? इनकी फ्लैट की वैल्यू 30 लाख रुपए है, जिसके लिए 24,85,000 रुपए का इन्होंने लोन लिया था। तो ये 80EA अब ये तो सनसेट के तहत ये बंद हो गया है, शायद डिसकंटिन्यू हो गया है, राइट? तो क्या ये पीछे जाकर के ये फायदा ले पाएंगे? और थोड़ा सा शॉर्ट में समझा दीजिए जो लोग नहीं जानते 80EA के बारे में सर। जी, एक्चुअली पहले जो हमारी सेक्शन 24A की लिमिट थी वो 1.5 लाख थी। अब वो लिमिट 2 लाख रुपया हो गई। तो 1.5 वहां पे देते थे, और 50,000 रुपीज की एक नई डिडक्शन दी थी हमारे रियल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग होम लोन लें, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े। तो इस तरह से कंसोलिडेटेड लिमिट ये भी 2 लाख रुपया ही आती थी। यानी कि आप सेक्शन 24A और 80EA दोनों को मिला के आपको छूट 2 ही लाख रुपए की मिलेगी। ओके फाइन। तो क्या ये बैकडेट में तो नहीं अब ले पाएंगे, क्योंकि ये जो ना, ले रहे हैं ये ले रहे हैं 2 लाख की छूट, तो इसमें कुछ इनको वो नहीं है। कोई ओके, ऑल राइट। तो ये ऑलरेडी आप ले ही रहे हैं, एडजस्ट हो ही गया, तो आप चिंता मत कीजिए कि ये 80EA की गाड़ी आपसे छूट गई हो। एक सवाल राज सर, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, लाइव क्वेश्चन है, आई होप आप हमें बता पाएं। परी जी का सवाल है, अपनी माता जी के लिए सवाल पूछ रही हैं। उनकी माता जी रिटायर हुई हैं, अभी अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट में थी, और 2023-24 में इनकी पेंशन जो है वो है 5,76,000 रुपए, और हाउस रेंट से ही 1,68,000 रुपए की कमाई कर रही हैं। साथ में बैंक सेविंग FD है इनके पास, 65,000 रुपए की एक FD है जिस पर इन्हें इंटरेस्ट मिलता है, और इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरती हैं सालाना 22,000 रुपए। तो ये पूछ रही हैं कि इनकी माता जी जो कि पेंशनर हैं, उन्हें पुरानी रिजीम लेनी चाहिए या नई रिजीम लेनी चाहिए असेसमेंट 2024-25 के लिए, 2024-25 के लिए। और NSE में भी इनका निवेश है सर, 1 लाख रुपए का निवेश NSE में है। तो मैं जो देख रही हूँ NSE में 1 लाख का निवेश है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ये अदा कर रही हैं, और बैंक के FD से इनके ब्याज से आए हैं, पेंशन है, हाउस रेंट से आए हैं। क्या सजेस्ट करेंगे आप परी की माता जी को? और ओल्ड रिजीम, इसमें तो कहने की जरूरत ही नहीं है। जहां किसी के पास ये डिडक्शंस हैं और छोटी इनकम है, बहुत बड़ी इनकम हो तब वो उसका हमें परसेंटेज का बेनिफिट मिले। अब चूंकि माँ है तो मैं समझता हूँ ये अच्छा अगर सर, सॉरी, NSE में इनका निवेश नहीं, ये पूछ रहे हैं कि क्या 1 लाख का निवेश NSE में कर लें? हाँ इन सब NSE में इन्वेस्ट करें तो वो 1.5 लाख जो सेक्शन 80C के तहत ही उसमें छूट मिलती है। ओके। तो और अभी आप जो समझ रहे हैं कि अगर ये इनका जो कमाई है, जो ब्याज से आय हो रही है, रेंट से आय हो रही है, इनकी माता जी को पुरानी टैक्स रिजीम ही चुननी चाहिए,
बिल्कुल बिल्कुल। ओके, क्योंकि अगर इनके पेंशन से आए हैं 5,76,000, तो आपको नहीं लग रहा ये अगर नई टैक्स रिजिम चुनेंगे तो 7 लाख की छूट के दायरे में आ जाएंगी? लेकिन 5,76,000 रुपए की इनकी वो इनकम है, प्लस अगर इंटरेस्ट की इनकम जैसे आपने बताया 57,000 पैसे, रुपीज है, और हाँ 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 उसमें हाँ भी उनको छूट मिलती है। हाँ। इंटरेस्ट की भी तो छूट मिलती है ना हमें, इंटरेस्ट की हम्म। छूट मिलेगी, प्लस ये सीनियर हाउस सिटीजन है रेंट से उसका भी भी इनकी उनको कमाई हो रही है। हाउस रेंट की इनकम पे आपको 30% की तो स्टेट फॉरवर्ड स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। फिर अगर हम्म। आपने हाउस रेंट में कोई इंटरेस्ट दिया है तो उसकी छूट भी मिल जाती है आपको। तो कुल मिला के मैंने जो अपनी जजमेंट है मेरी एक, उसमें इनको पुरानी रिजीम में ही फायदा रहेगा। नई रिजीम तो उन लोगों के लिए है जिनके पास ये डिडक्शंस अवेलेबल नहीं है। ओके फाइन, सो फिर आपकी मदर को ओल्ड रिजिम लेना चाहिए, बिल्कुल एनएससी में भी निवेश कर लीजिए। आप पूरा ईटीसी की छूट जो है आपको ज्यादा पूरी मैक्सिमम तक मिल जाएगी। राजवीर जी का सवाल लेते हैं। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, अभी तक न्यू रिजिम से टैक्स फाइल किया है, लेकिन अगस्त में मैंने घर खरीदा है। होम लोन का फायदा उठाने के लिए क्या मुझे अपनी रिजिम बदल करके ओल्ड टैक्स रिजिम में स्विच कर जाना चाहिए? कर सकते हैं। अगर आपको आप डिडक्शंस क्लेम करना चाहते हैं तब उस केस में आप कर सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया है कि जितना बेनिफिट है, अगर आपको डिडक्शंस का बेनिफिट लेना है तब आपके लिए ओल्ड स्कीम अच्छी है। अगर आपके पास डिडक्शंस नहीं है तब उस केस में आप नई स्कीम में जा सकते हैं। ओके फाइन। आपको नहीं लगता है राज सर कि होम लोन के इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पे जो हमें छूट मिलती है, जैसे न्यू टैक्स रिजिम में बहुत सारे बदलाव हुए, पहले तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नहीं था, अब स्टैंडर्ड डिडक्शन आ गया, एनपीएस पे आपको छूट मिल जाती है, इसको भी न्यू रिजिम का हिस्सा बनाना चाहिए और लोगों को फायदा होगा। नहीं, धीरे धीरे कर रहे हैं। जैसे वो उस टाइम पे थोड़ा सा स्टैंडर्ड डिडक्शन की हम बात कर रहे थे कि सैलरी एम्प्लॉय को ओरिजिनली इन्होंने न्यू रिजीम में नहीं लिया था, लेकिन जब उनकी डिमांड आई उन्होंने देखा कि नहीं ये जेन्युइन लोग होते हैं, क्योंकि सैलरी वाले के पास तो कोई अपने टैक्स को बचाने के तरीके ही नहीं है। बिजनेसमैन तो फिर भी अपने खर्चे डाल के एडजस्टमेंट कर लेते हैं, लेकिन सैलरी वाले को तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सैलरी मिलती है। तो उन्होंने 50,000 रुपीज की सैलरी का बेनिफिट उनको दे दिया। ओके सर, एक जी नीरज जी का मैं सवाल लेना चाहूंगी। ये बता रहे हैं कि एआईएस से ना थोड़ा मिसमैच हो रहा है, जो इन्होंने हमें बताया कि इनकम टैक्स से इन्हें ये मेल आया है कि इन्होंने कुछ शेयर जो है वो बेचे हैं, और उसका रेट जो उन्होंने लगाया वो लगा दिया है कि भाई ये बहुत ज़्यादा 1,36,000 के आसपास का रेट लगा दिया, जबकि उन्होंने 136 रुपए 50 पैसे पर उन्हें बेचा है, और एआईएस में ये मिसमैच देख रहे हैं। तो ये इसका रिप्लाई इन्हें कैसे देना चाहिए? नीरज जोशी जी का सवाल है ये। नीरज जी, आप इमीडिएटली इसको रिप्लाई कीजिए। जो हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑनलाइन पोर्टल है वहां पे लॉगिन करके। अदरवाइज अगर आप रिप्लाई नहीं देंगे तो वो आपकी इनकम कैलकुलेट करके टैक्स बना के आपके घर भेज देंगे, फिर आपको उसकी अपील करनी पड़ेगी, उसका रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक करना होगा। तो ओके बेहतर है आप उसे अभी जस्टिफाई कर दें विद ऑल डॉक्यूमेंट। ओके अपने ब्रोकर का कॉन्ट्रैक्ट नोट है, सेल नोट है, तो सारे कागज लगा के आप उसे यहीं के यहीं ठीक, क्लोज कर दें। गलती लग जाती है। हाँ ओके, सो इसका रिप्लाई कर दें और साबित करने वाले वो पेपर लगा दें कि भाई ये जी। आपने गलत लिखा है। ओके, इसमें कोई ज़्यादा चिंता आपको फिर नहीं करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच राज सर, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। बहुत सारी जानकारी हमें आपसे सीखने को मिली, शुक्रिया आपका सर। आज के शो को यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। हमारे साथ जुड़ने के लिए लाइव आज के लिए इतना ही। मंगलवार को मुलाकात होती है, बीमा पर हम बात करने वाले हैं, और बात हमारी फोकस ये रहने वाला है कि जो यूलिप प्लान्स होते हैं जिसमें कि आपको बीमा और निवेश दोनों का एक मिश्रण मिलता है, इन प्लान्स को खरीदना चाहिए, किसे खरीदना चाहिए किसे नहीं। तो इस पर जुड़िए हमारे साथ मंगलवार को बीमा स्पेशल हेलो मनी 9 में। Hello Money 9।